एक व्यक्ति को अपने खेतों में काम करवाने के लिए कुछ महिला मजदूरों की आवश्यकता होती है। वह राजेव चौराहे पर जाता है, जहां सुबह सुबह बहुत से मजदूर मजदूरी की तलाश में खड़े होते हैं। वहां जाने के बाद उसकी नज़र एक महिला मजदूर पर पड़ती है, जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 वर्ष होगी। वह कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है, फिर उसे अपने पास बुलाने का इशारा करता है। वह महिला उसके पास आ जाती है तो वह उससे कहता है, मेरे पास काम है, क्या तुम मजदूरी पर चलना चाहोगी? महिला तुरंत हाँ कह देती है। उस व्यक्ति को कुछ 4-5 मजदूरों की आवश्यकता थी, तो वह और 3-4 महिला मजदूरों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। अब वह सब मजदूरों को लेकर चलने लगता है, लेकिन तभी उसे एक नौजवान महिला के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि वह उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। इसके बाद बाकी महिला मजदूर को ही साथ लेकर चला जाता है। वह लड़की वहीं चौराहे पर बैठी जाती है और व्यक्ति को निराश भरी नज़रों से देखने लगती हैं। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले की है। उस व्यक्ति का नाम रवि होता है। रवि ने सऊदी अरब में 3 साल तक काम किया था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो उसे विदेश में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अनुभव के कारण उसका विदेश जाने का मन उठ गया और उसने तय किया कि अब वह अपने ही गांव में रहकर कोई काम करेगा। गांव में रवि के पास 5-6 बीघा जमीन थी। उसने अपनी जमीन में एक फूल पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए 3-4 लाख रुपए लगाने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से वह राजेव चौराहे पर मजदूरों को लेने के लिए गया था। वहां उसकी नज़र एक 24 वर्षीय महिला पर पड़ी, जिसका नाम मधु था। कुछ देर तक वह मधु को देखता रहा और सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की मजदूरी करने के लिए यहाँ कैसे आई। लेकिन फिर उसने समझा कि वह भी मजदूर ही थी। रवि ने मधु को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या तुम मेरे काम पर मजदूरी करने चलोगी? मधु तुरंत हाँ कह देती है। इसके बाद रवि और 4 महिला मजदूर को चुनता है और सभी को टेम्पो में बैठा लेता है। जैसे ही मधु टेम्पो में बैठने लगती हैं, वह पहले चौराहे बने चबूतरे पर जाती और वहां सो रहे 8-9 महीने के एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती हैं। यह देखकर रवि आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, अरे ये बच्चा किसका है? मधु जवाब देती है, साहब ये मेरा बच्चा है। रवि हैरान होकर कहता है, तुम इतने छोटे बच्चों को साथ लेकर कैसे काम कर पाओगी? यह दिन भर तुम्हें परेशान करेगा, रोएगा। तुम वहाँ काम करोगी या इसे संभालोगी? मधु कहती है, ऐसी बात नहीं है साहब, मेरी बच्ची बहुत हंसमुख है, ये परेशान नहीं करती। मैं इसे साथ लेकर भी अच्छे से काम कर सकती हूँ। मैं काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। कृपया मुझे भी काम पर ले चलिए। लेकिन रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन इस तरह नहीं होगा। तुम इतने छोटे बच्चों के साथ लेकर काम ढूंढने आई हो, ये सही नहीं है। इसके बाद रवि मधु को काम पर ले जाने से इनकार कर देता है। रवि की बात सुनकर मधु चौराहे पर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाती हैं। अब रवि को एक और मजदूर की जरूरत होती है, तो वह मधु की जगह किसी और मजदूर की तलाश करने लगता है। जल्दी उसे एक और महिला मजदूर मिल जाती है और फिर रवि सभी को टेम्पो में बिठाकर वहां से चला जाता है। रवि एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो पता है कि मधु अपने बच्चे के साथ निराश होकर बैठी हैं और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। रवि महिलाओं को नर्सरी में काम करवाने के बाद शाम को वापस छोड़ देता है और अगले दिन फिर से मजदूरों को लेने के लिए चौराहे पर पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सभी महिलाएं मजदूर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। मधु भी दौड़कर आती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जो कल आया था, तो वह पीछे हट जाती हैं और वापस जाकर चौराहे पर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस बार रवि मधु से कहता है, इधर आओ, चलो, कोई बात नहीं, आज तुम भी चलो। मधु ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। रवि फिर से कुछ मजदूरों को चुनकर उन्हें नर्सरी में ले जाता है और फिर सभी को उनका काम समझा देता है। मधु को जो भी काम एक बार समझा दिया जाता है, उसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने लगती हैं। जहां बाकी महिलाएं 1 घंटे में 50 थैलियों में मिट्टी भर रही थी, वहीं मधु 1 घंटे में 60 से 65 थैलियों भर देती थी। रवि मन ही मन सोचने लगता, यार वाकई में ये लड़की बहुत मेहनती है।
मैंने इसे कल गलत समझा था। मधु ने अपने बच्चे को छाया में लिटा दिया और उसके पास 2-3 खिलौने रख दिए। बच्चा वहीं आराम से खेलता रहा, लेकिन जब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो वह बच्ची रेंगते हुए मधु के पास आ जाती हैं और अपनी माँ को पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करती हैं, लेकिन लुढ़क जाती हैं। बच्ची रोने लगती है और अपनी माँ से जिद करती हैं कि उसे गोद में लेने के लिए, लेकिन दोस्तों रवि भी वहीं होता है। वह उसके पीछे पीछे थैलियों में बीज रख रहा था। वह बच्ची को देखता रहता है कि बच्ची परेशान हो रही है, लेकिन मधु अपने काम में लगी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मालिक ये न सोचे कि बच्ची की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और कल काम पर ना बुलाए, क्योंकि यहाँ काम लंबा चलने वाला था और उसकी अच्छी मजदूरी हो जाया करती थी। लेकिन अब रवि ने बच्चे का रोना बिलखना देखा नहीं जाता, तो वह अपने काम को छोड़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे अरे क्या हो गया, भूख लगी है क्या? मम्मी बिजी हैं और तुम तो मिट्टी में मैले हो गए हो। वह उसकी मिट्टी को झाड़कर साफ करता है। मधु उसे देखती है और कहती है, मालिक आप उसे लिटा दीजिए, नहीं तो वह आपको भी मिट्टी में मेला कर देगी। रवि हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम, समय हो गया है तुम्हें काम करते हुए, लो अब इसको संभालो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये बहुत परेशान हो गई है। लेकिन मधु फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती और काम करती रहती हैं। तो रवि फिर से कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम काम छोड़ो और बच्ची को संभालो। फिर मधु उठती हैं, दुपट्टे से अपना हाथ पोंछती है और रवि से बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती हैं। तब तक मजदूरों के चाय पीने का समय हो जाता है, तो रवि गांव की एक दुकान पर जाता है और मजदूरों के लिए बिस्किट और घर से चाय बनवा कर लाता है। साथ ही वह बच्ची के लिए फ्रूटी, चिप्स और 2-3 चमचे भी लाता है। सभी मजदूर बैठकर नमकीन और चाय पीते हैं। तब रवि मधु को चिप्स और फ्रूटी देते हुए कहता है, यह बच्ची को खिला दो। मधु कहती है, अरे ये इतनी सारी चीज़ें थोड़ी खा लेगी, ये सिर्फ 1-2 चिप्स खा लेगी और थोड़ी सी फ्रूटी पी लेगी, बाकी कुछ नहीं खा पाएगी, अभी तो ये सिर्फ 8 महीने की ही है। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाएगी, दो इधर मुझे दो। वह उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे चिप्स खिलाता है और थोड़ी सी फ्रूटी पिलाता है। इसके बाद बच्ची कुछ भी खाने से मना कर देती और सिर हिलाने लगती है। मधु की हंसी छूट जाती है। वह कहती है, मालिक मैंने तो पहले ही कहा था, ये ज़्यादा कुछ नहीं खाती, सिर्फ 1-2 चिप्स खा लेगी। अब जब बाकी मजदूर अपने काम में लग जाते हैं तो रवि 2-3 समोसे अलग से लाया था। वह बच्ची को खिलाने लगता है और कहता है, लो समोसे तो खा लो। मधु कहती, अरे अरे ये सब कुछ नहीं खा सकती। तो रवि कहता, अच्छा तो फिर तुम समोसे खा लो। मधु मना कर देती है तो रवि कहता है, अरे मैं ये बच्ची के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही लाया था। मुझे पता है तुम बच्चे को दूध पिलाती हो, तुम्हें कुछ न कुछ तो खाते पीते रहना चाहिए। दोस्तों मधु समोसे ले लेती और उसकी आंखें भर आती हैं, ये सोचकर कि चलो इतना तो कोई मेरा ख्याल रख रहा है। अब सभी फिर से काम में जुट जाते हैं और शाम तक काम करते रहते हैं। मधु ने सबसे ज़्यादा काम किया था। हालांकि बीच बीच में बच्ची ने उसे परेशान भी किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसके बावजूद भी मधु ने सबसे ज़्यादा काम निपटाया था। शाम को जब सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं तो रवि ने उनसे कहा, देखो एक काम करना, मैं अब रोजाना तुम्हें बुलाने के लिए नहीं आऊँगा, तुम लोग खुद ही यहाँ सुबह काम पर आ जाना और अपनी मजदूरी पूरा करके चले जाना। अब उन्हें भी रोजाना काम मिल चुका था। ऐसे ही दोस्तों काम करते हुए करते करीब 1 महीना बीत जाता है। नर्सरी में बहुत सारा काम हो चुका था। इस बीच में रवि ने उस बच्ची के लिए कुछ खिलौने भी लाकर दिए। वह जैसे अपनी बच्ची की तरह ही उसका ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार से खिलाता दुलार करता था। मधु तो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन रवि से वह थोड़ा खुलकर बात कर लेती। रवि की उम्र भी 25-26 साल की थी। वह खुद अपना पैसा लगाकर नर्सरी तैयार कर रहा था। जब वह मधु से कुछ पूछता या उससे बात करने की कोशिश करता तो मधु उससे बेझिझक बात कर लेती थी। बातचीत के दौरान ही रवि को पता चलता है कि मधु अपनी माँ के साथ मायके में रहती है। माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ उसका पति नशेड़ी
और उसके ससुराल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते थे। मधु एक गरीब परिवार से थी, तो उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे और बुरा व्यवहार करते थे। इसी वजह से वह अपना ससुराल छोड़कर मायके लौट आई। तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी। वह 6-7 महीने से अपने मायके में रह रही थी। जब वह बच्ची को लेकर काम ढूंढने निकलती थी तो ज़्यादातर लोग उसे काम पर रखने से मना कर देते थे। उसे महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही काम मिल पाता था, जिससे वह मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये कमा पाती थी। इन्हीं पैसों से वह अपनी बच्ची और माँ को किसी तरह गुजारा कर रही थी। रवि मधु की कहानी सुनकर उसे चाहने लगता है। वह सोचता है, काश मेरे जीवन में भी ऐसी जीवन साथी होती जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। कितनी समझदार, होशियार और मेहनती लड़की हैं। बाकी मजदूर उससे उम्र में भी बड़े थे, लेकिन मधु के जैसा कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वह सबसे बेहतर तरीके से काम करती हैं। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरते गए थे। एक दिन रवि मधु के पास क्यारी में जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन मधु उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। वह फिर से कहता है, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत और मेहनती हो। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती के साथ अपना काम भी करती हो। अब मधु भी कब तक उसकी बातों को टालती। वह कहती है, अरे रहने भी दीजिए, आपको मेरी खूबसूरती से क्या करना है। आपको तो मेरे काम से मतलब रखना चाहिए, न कि मेरी खूबसूरती से। रवि फिर से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। दोस्तों, वह आज पूरे दिन मधु के आगे पीछे घूमता रहा और बार बार उसकी तारीफ करता रहा। शायद वह उससे बहुत बातचीत कर ले, लेकिन मधु उसकी किसी भी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती थी। कभी कभी 2-1 शब्द कह देती थी। वह शाम के समय सभी मजदूर अपने घरों को जाने लगते हैं। तब रवि एक बार फिर से मधु से कहता है, तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम मुझे अपने मजदूरों में सबसे अच्छी लगती हो। वह कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन अपनी बात को घुमा फिरा कर मधु से कह रहा था। फिर मधु भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब मधु आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बालों में गजरा लगा रखा था और अपनी बच्ची को भी नए कपड़े पहना रखे थे। रवि उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि शायद कल मैंने जो इसकी तारीफ की थी तो आज ये मेरे सामने और भी ज़्यादा सजी संवरी आई हैं। हो ना हो इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स जरूर है। वह मधु के पास चला जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा कि तुम इस नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग तुम्हारे मजदूर हैं। लेकिन दोस्तों, जब वह मधु के चेहरे को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी बहुत ज़्यादा रोकर आई हो। रवि पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के हैं? मधु बोलती है, देखिए मैं अब आपके पास काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा जो भी पैसा निकल रहा है वह आप मुझे दे दीजिए। रवि कहता है, अरे यार, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने कल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मधु कहती है, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कल शाम को मेरा पति मेरे घर आया था। उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा, गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। वह कहता है कि मैं यहाँ रहकर धंधा कर रही हूँ। बताइए, मैं तो यहाँ कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन वह मुझ पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। रवि ये सब सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, तो क्या तुम पैसे लेने के बाद काम पर नहीं आओगी? मधु वहीं रोने लगती है और कहती है, हमारे पड़ोस के सभी लोग कह रहे हैं कि जा अपने पति के पास वापस चली जा, लेकिन किसी को क्या अंदाजा है कि मैं वहाँ कितना दर्द और पीड़ा सहकर जिंदगी गुजारती हूँ। 3 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार से नहीं रखा, न ही इस बच्ची की कदर करता है। इसके लिए कभी एक कपड़ा तक नहीं लाया। जो कुछ भी कमाता है वह शराब में उड़ा देता है। उसके घर वाले भी वैसे ही हैं। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आई थी, ये जानते हुए कि मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे सुकून तो रहता है। फिर रवि पूछता है, तो वह तुम्हारे घर क्या करने आया था? मधु बोलती है, ऐसे ही वह महीने 2 महीने में आता है, रात में आता है और अपनी
मनमानी करता है और सुबह चला जाता है। कल जब वह आया तो मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की, उसके पास नहीं गई। इसी बात से वह भड़क गया और मेरे साथ मारपीट करने लगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। कहता है कि तू यहाँ धंधा करती है। वह रात बिताने के बाद चला गया, ना एक पैसा देता है न मेरी बच्ची को कुछ देता है। मैं तो उसके जाना ही नहीं चाहती, लेकिन वह भी कभी ये तक नहीं कहता कि चलो अब मेरे साथ घर चलो। रवि उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है और अपने रुमाल से मधु के आंसू पोंछते हुए कहता है, रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन दोस्तों, तभी उसका पति वही नर्सरी पर आ जाता है। आते ही मधु को गालियां देने लगता है, अनाप शनाप बातें बोलने लगता है। वह कहता है, अच्छा तो यही सब करने के लिए तू यहाँ आती है? बता कौन है ये, कितने पैसे देता है तुझे? रवि उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है। मधु डरकर रवि के और भी करीब आ जाती हैं। फिर उसका पति मधु के पास आता है और बोलता है, बता, धंधा नहीं कर रही है तो और क्या करने आती हैं इसके पास? वह जबरदस्ती मधु का हाथ पकड़ कर लेता है और कहता है, चल आज घर चल, तेरी अच्छी मरम्मत करूंगा। मधु झटके से अपना हाथ छुड़ा देती है और कहती है, मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वह फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटका मारते हुए कहता है, तू जाएगी कैसे नहीं? तुझे तो मैं धक्के मारकर घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाऊंगा। वह मधु को जोर से खींचता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती हैं। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे को रवि ने गोद में ले रखा था, वह भी रोने लगती हैं। अब जैसे ही मधु को वह घसीटते हुए 2-4 कदम चलता है, मधु रोने और चीखने चिल्लाने लगती हैं। सभी महिलाएं उसे रोता देख उसके पास आ जाती हैं। अब रवि उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई बस बहुत हुआ, अब इन्हें छोड़ भी दो। जब ये तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती तो? वह कहता है, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू? मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं। तेरे अंदर हिम्मत है तो जरा इसे छुड़ा कर तो दिखा। रवि उसका दूसरा हाथ पकड़कर मोड़ देता है। वह जोर से चिल्ला पड़ता है। रवि कहता है, अभी भी कह रहा हूं, इन्हें छोड़ दे, वरना तुम किसी काम के नहीं रहोगे। यहीं पर हाथ तोड़ दूंगा। अब वह दर्द से चिल्ला रहा था तो मधु का हाथ छोड़ देता है। मधु को बाकी महिलाएं सहारा देकर खड़ा करती हैं और उसे संभालती हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहता है, भाई खुद तो अपनी बीवी और बच्चों को कमाकर खिला नहीं सकता, और अगर ये मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही है तो तुम इसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान? वह बोलता है, हाँ मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या कर लेगा मेरा? रवि उसे समझाते हुए कहता है, देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। क्योंकि रवि ने सारी कहानी पहले ही मधु से सुन ली थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मधु का पति होने के नाते वह उसे कुछ नहीं कहता। उसका पति कहता है, हाँ ठीक है, सब समझ रहा हूँ मैं। इसे तो लोगों ने ही बहका रखा है। तेरे जैसे लोगों को चापलूसी तो ये करती है, और तूने ही इसे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। मैं अभी थाने जा रहा हूँ और तेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। रवि कहता है, हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने ही रख रखा है, मेरी बीवी है, तुझे जो मर्जी करना है कर लेना। अब वह वहाँ से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके जाने के बाद महिलाएं कहती हैं, मालिक आपको उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। यही जमीन पर पटक कर मारते तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। तो रवि कहता है, ऐसे कैसे मार सकते हैं? आखिर वह मधु का पति जो था। कल को मधु ही कहती कि सबने मिलकर मेरे पति की पिटाई कर दी, और देखो ऐसे लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं होते। इधर मधु को सिर्फ रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी महिलाएं उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। रवि भी उसे दिलासा देता है और चुप करा देता है। शाम को रवि कहता है, देखो मधु, मेरे पास हमेशा ही काम चलता रहेगा। काम की चिंता तुम मत करना, मैं तुम्हें हमेशा ही काम पर रखूंगा। तुम ऐसे कसाई आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसी गुजारोगी? अपनी माँ के साथ ही रहो। अब मधु भी कहती हैं, इसका ये आज का ड्रामा नहीं था। पिछले 3 साल में 30 बार ये मेरे साथ ऐसा कर चुका है। 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आए और चले गए, लेकिन मधु शुरू से आखिरी तक रवि की नर्सरी पर लगी रहती थी। वह अपनी मेहनत और लगन से काम करती रहती हैं। उसकी बच्ची भी अब 1.5 साल की हो चुकी है, थोड़ा बहुत घुटने पर चलने लगी थी।
बातों को समझने लगी थी और अब वह मधु को परेशान भी नहीं करती थी। अब पौधे फल फूल कर बिकने लायक हो जाते हैं। एक दिन रवि ने करीब 15,000 रुपये के पौधे बेच डाले। रवि बहुत खुश था, मधु भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूलों के गमले लगे हुए थे जो महक रहे थे। रवि 15,000 में से 5,000 रुपये निकालता है और मधु के हाथ पर रखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। वह कहता है, जो नर्सरी आज इतनी कामयाब हो पाई है, यह सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस नर्सरी को इतना कामयाब नहीं कर पाता। वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इन फूलों की तरह ही तुम भी बहुत प्यारी हो और आज मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अब और जी नहीं पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। वह उसे हल्का सा अपनी ओर खींचता है तो मधु भी उसके सीने से लिपट जाती हैं। लेकिन वह कहती हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन क्या ही फ़ायदा इन सब का। कल के दिन आपकी शादी हो जाएगी और मैं तो बस एक मज़दूर हूँ। मुझे एक मज़दूर की तरह ही रहने दीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ मत समझिए। वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगती हैं तो रवि उसे रोकते हुए कहता है, यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर शादी भी किसी और से क्यों करूँगा। शादी भी तो तुम्हारे साथ करूँगा। ये बात मैंने बहुत पहले ही सोच रखी है। ये सुनते ही मधु फिर से उसकी बाहों में प्यार से लिपट जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। रोते हुए वह कहती हैं, आप जो बातें कर रहे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रही हूँ। तो रवि कहता है, जिस तरह से तुम मेरे गले से लिपट गई हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जिस दिन मधु का पति अपना ड्रामा करने गया था, उसी दिन से मधु के दिल में भी रवि के लिए कहीं न कहीं जज्बात पैदा हो गए थे, लेकिन उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। अब रवि मधु से शादी करने का फैसला कर लेता है। गांव में पंचायत बिठाकर मधु के पहले पति से उसे छुटकारा दिलाया जाता है और रवि से उसकी शादी करा दी जाती है। रवि ने नेक दिल से काम की शुरुआत की थी। काम में भी अच्छा मुनाफा हुआ और उसकी ज़िंदगी भी संवर गई। साथ ही उसने मधु की ज़िंदगी भी संवार दी। उसकी नर्सरी में जितने भी खूबसूरत फूल थे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मधु और उसका दिल था। रवि भी नेक और ईमानदार साफ दिल का इंसान था। उनकी बच्ची भी अब बड़ी हो गई थी। पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। मधु की माँ को भी रवि अपने साथ ही ले आता है। तो दोस्तों, ये भी थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।